नमस्कार दोस्तों। टीचर्स जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। पिछले कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप जानते ही हैं कि इसकी ऑनर जो है वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो आज से हम जहाँ से अपनी हिंदी समाप्त किए हुए थे, जहाँ हम लोग मुलाकात ख़त्म हुई थी, वहीं से शुरू करते हैं। हम लोगों ने गारसा दत्तासी परंपरा पढ़ रहे थे हम लोग। तो गारसा दत्तासी को पढ़ लिया था, शिव सिंह सेंगर को पढ़ लिया था और जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ लिया था। और आज से हम शुरुआत करेंगे जरा आगे की परंपरा में ही चलेंगे। तो आज से जरूर शुरुआत होगी हमारी मिस्र बंधु की होगी। ठीक है, मिस्र बंधु आपको पता ही है कि ये तीन भाई थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन मिस्र बंधु नहीं है। ठीक है, तो जो चौथा आपको तीनों में बताया जाएगा, अभी जो चौथा होगा वो मिस्र बंधु में नहीं रहा होगा। ठीक है, देख लेते तीन भाई कौन थे ये। तो पहला जो नाम था वो श्याम बिहारी मिश्र का, श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, दूसरा कौन था? तो दूसरे थे हमारे गणेश गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र। अब तो आ जाएगा ना आप लोगों को कि जो चौथा होगा वो मिस्र बंधु में शामिल नहीं था या मिस्र बंधु नहीं था। ठीक है, इन तीनों लोगों ने जो रचना की थी, उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम भी इन लोगों के नाम के ही है, मिस्र बंधु विनोद के नाम से वो रचना लिखी गई थी। मिस्र बंधु विनोद के नाम से वो रचना लिखी गई थी। भाषा क्या थी इनकी? तो वो थी हिंदी। भाषा इनकी हिंदी थी। पद्धति क्या थी इनकी? पद्धति तो वो थी कालानुक्रमी। अच्छा, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी, क्योंकि वो अंग्रेज थे, उनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, कालखंड देख लेते हैं जरा, कालखंड देख लेते हैं इनका। तो इनका कालखंड जो था वो था 8 भागों में विभाजित था। ठीक है, अच्छा, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनका क्या था? उनका था 11 कालखंड। ठीक है, कवियों की संख्या देख लेते हैं जरा, कवियों की संख्या। तो ये बृहत रचना थी। आगे आप देखेंगे इन्होंने रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहा क्या है। ठीक है, ये बृहत रचना थी। ये 5000 कवियों को, लगभग 5000 कवियों को इन्होंने समाहित किया हुआ है। ठीक है, सबसे बृहत रचना थी इनकी। चलिए आगे देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा क्या है इस पुस्तक के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर व्यंग कहा हुआ है। भैया व्यंग मारा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन्होंने व्यंग तो किया हुआ है, लेकिन इसी में से रीतकालीन जो कवि हैं उनका परिचय, कवियों का परिचय वो इसी ग्रंथ में से लिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये कि इस ग्रंथ के बारे में उन्होंने कह दिया, व्यंग कर दिया कि इतनी भारी वृत्तात्मक है ये। ठीक है, लेकिन इसी में से रीतकालीन कवियों का परिचय भी उठाया हुआ है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं जरा, हम बात करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में। बात करते हैं अगर हम,
तो नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। ठीक है, एक बार और सुन लेते हैं जरा। मिश्र बंधु, इनके 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। रचना क्या थी इनकी? मिश्र बंधु विनोद के नाम से थी। भाषा क्या थी? हिंदी थी। पद्धति क्या थी? कालानुक्रमी थी। ठीक है, कितने कालखंड में थी? 8 कालखंड में थी। कवि कितने थे? लगभग 5000 थे। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा है। ये व्यंग किए हुए थे ये। ठीक है, नामवर सिंह ने क्या कहा है? साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ बोला है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जरा बात करते हैं हम अगले रचनाकार की। तो वो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप इनके नाम से परिचित होंगे। जो इनकी रचना थी, वो क्या थी? इनकी रचना जो थी वो थी हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आगे देखेंगे कि इसका नाम ये बाद में पढ़ा था, पहले कुछ और नाम था, आगे देखेंगे। तो रचना क्या थी इनकी? हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा क्या थी? भाषा इनकी क्या थी? वो थी हिंदी। क्या थी? हिंदी थी। पद्धति क्या थी भाई? पद्धति क्या थी इनकी? तो विधेयवादी थी पद्धति, विधेयवादी। अब जानते ही विधेयवादी क्या होता है? सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही रचना करना। प्रकाशन कब हुआ इसका? प्रकाशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, प्रकाशन मैंने उसका नहीं बताया आपको, प्रकाशन मैंने आपको उसका नहीं बताया। तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, उसका प्रकाशन हुआ था। बात करते हैं जरा जो मिश्र बंधु विनोद के बारे में अभी पढ़ा हमने। मिश्र बंधु विनोद के बारे में जो पढ़ा था हमने, उसकी रचना कब हुई थी, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो वो 4 पार्ट में आई थी। 3 पार्ट जो था वो 1913 में, ठीक है, 1913 में प्रकाशित हुआ। और जो चौथा पार्ट था, 4th जो पार्ट था उसका, वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद 4 पार्ट में आई थी। 3 पार्ट जो था, प्रथम 3 पार्ट वो 1913 में, और जो चतुर्थ पार्ट था वो आपका 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। ठीक है, 1929 में प्रकाशित हुआ था। चलिए चलिए बात करते हैं। तो शुक्ल जी ने जो ग्रंथ लिखा था पहले, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। ठीक है, किसके अंतर्गत लिखा था? तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1893। किसके अंतर्गत लिखा था? नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1893, जिसे बाद में 1929 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, पहले क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, किसके अंतर्गत? नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1893 में। इससे बाद में क्या 1929 में
स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के योगदान के बारे में। तो योगदान इनका बहुत ज़्यादा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन आज हम केवल 2 योगदान को पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी योगदानों को हम कल देखेंगे। तो बात करते हैं पहला योगदान। तो सबसे पहला योगदान ही इनका क्या है? विधेयवादी पद्धति के आधार पर साहित्य रचना करना। विधेयवादी पद्धति के आधार पर साहित्य रचना करना। अब जानते ही हैं विधेयवादी पद्धति क्या थी। तो विधेयवादी पद्धति क्या थी? सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार देखिए, इतिहास कोई भी हो वो सामाजिक परिस्थितियों को बताता ही है। अगर सामाजिक परिस्थितियों को नहीं बताता तो इतिहास कैसा? ठीक है, वहां के लोग कैसे रहे, उनका सोच कैसा था, ठीक है, वो सामाजिक परिस्थितियां ही बताती हैं। इतिहास कोई भी हो, सामाजिक परिस्थितियों का विवरण होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अगर इतिहास किसी प्रकार का इतिहास लिखा जाता है तो सामाजिक परिस्थितियां उसमें वर्णित रहती हैं, उसकी सोच वर्णित रहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए जो पद्धति अपनाई गई थी उसे विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसके आधार पर ही साहित्य रचना करी। देख लेते हैं इसका प्रसंग क्या है। इसका प्रसंग जो है आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। प्रसंग क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब ये कि कोई भी देश है, वहां की जनता की सोच क्या है, उस समय की परिस्थितियां क्या हैं, उसका प्रतिबिंब ही क्या कहलाता है? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ये आपका प्रसंग रहा। जरा इसको हम स्वरूप अगर देते हैं थोड़ा सा, तो ये कह सकते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब ये कि जैसा जैसा जनता की सोच में परिवर्तन होगा वैसे वैसे साहित्य के जो स्वरूप होगा उसमें परिवर्तित होता चला जाएगा। क्योंकि हम साहित्य जो लिख रहे हैं, साहित्य जो वर्णन कर रहे हैं, वो सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से ही वर्णन कर रहे हैं। तो जनता जैसा सोचेगी, समाज जैसा सोचेगा, वैसा ही उसमें परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है, आगे जरा देखते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।
अब उस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, जनता की जो चित्रवृत्तियां चल रही हैं, उस समय जो चल रही हैं उसको परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ, जो साहित्य परंपरा हम बना रहे हैं उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए उसको दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये इनका पहला योगदान था। दूसरा योगदान क्या रहा इनका? दूसरा योगदान क्या रहा? तो दूसरा योगदान रहा इनको जो काल थे चारों हमारे, उसका दोहरा नामकरण इनकी दूसरी योगदान के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? दोहरे नामकरण परंपरा का प्रारंभ। चलिए देख लेते हैं जरा इसको। तो पहला जो हमारा काल था वो था आदिकाल। क्या काल था भाई? आदिकाल, जिसे इन्होंने वीर गाथा काल कहा। जिसे इन्होंने वीर गाथा काल कहा। समय क्या रहा इसका? 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। पहला काल क्या था? आदिकाल, जिसे इन्होंने वीरगाथा काल कहा। समय क्या रहा? 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा काल जो था पूर्व मध्यकाल का समय रहा, जिसे इन्होंने भक्ति काल कहा। समय क्या था? 1375 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी से लेकर विक्रमी संवत कह सकते हैं इसको, विक्रमी संवत कहेंगे इसको, विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। दूसरा काल क्या था? पूर्व मध्य काल। उनको क्या नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का नाम दिया। ठीक है, भक्ति काल का नाम दिया। समय क्या था? 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत। तीसरा देखते हैं, बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? तो रीतिकाल नाम दिया, रीतिकाल। समय क्या था? समय था 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक समय था इसका। अगला कौन सा काल था? तो वो था आधुनिक काल। इसका नाम क्या था? आधुनिक काल का नाम था। ठीक है, क्या नाम दिया इन्होंने नाम दिया था गद्य काल। क्या नाम दिया था इन्होंने? गद्य काल। समय क्या था? समय था 1900 विक्रमी संवत से आगे इनके और भी योगदान है। इन्होंने जितने भी काल परिभाषित किए हैं, इन्होंने जितनी काल बताया है, ठीक है, उस हर एक काल में इन्होंने योगदान दिया हुआ है। जैसे वीरगाथा काल में इन्होंने साहित्य प्रवृत्ति की पहचान की है। कौन से? 12 ग्रंथों के आधार पर की है, जिसमें विजयपाल, रासो हमीर, रासो कीर्तिलता आदि थे। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने चारों जो इनके काल थे उसमें सब भी योगदान इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे क्योंकि आज समय ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर हमारे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें, और साथ साथ शेयर भी करते रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना हमको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जब जानते हैं कि ये चैनल शुरुआत है इस चैनल का, ठीक है, तो आपका साथ, आपका योगदान जरूरी है रामचंद्र शुक्ल जैसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।